हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर क्लास में। स्टूडेंट्स एक्चुअली में अराउंड 1900 सेंचुरी ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को जो रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से थ्योरेटिकली डिराइव नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, इसी कारण से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब लाइट ब्लैक बॉडी पर पड़ती है तो जो इंटरेक्शन होता है वो एटॉमिक स्केल पर होता है। ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और मैटर भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जब दो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स उस बात को नहीं समझा पाता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसी कारण से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली में मासिव और बड़ी बॉडीज़ की मैकेनिक्स हैं। ठीक है, ये छोटे पार्टिकल्स पर वैलिड नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक पर्टिकुलर फॉर्म है और क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली में जनरल फॉर्म है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में चेंज हो सकती है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट ओपन ए न्यू पेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो खुद पर पड़ने वाला सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है और कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, टोटल इंसिडेंट टोटल इंसिडेंट आप एब्जॉर्प्शन लिखेंगे टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब। ठीक है, टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, अपॉन टोटल इंसिडेंट। ये इसका 1 होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये 0 होता है। और जो ये कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करती है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी एक्चुअली में 0 होता है। तो ब्लैक बॉडी स्टूडेंट्स एक ऐसी बॉडी होती है जो खुद पर पड़ने वाला सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब हम बता दें इस दुनिया में कोई भी आइडल ब्लैक बॉडी नहीं है और ना ही बनाई जा सकती है। ठीक है, हम ब्लैक बॉडी के जैसी ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। आप कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़ लेकर ब्लैक बॉडी नहीं बना सकते। जैसे कि आपने सपोज दैट यू हैव दिस थिंग ब्लैक इन कलर, अगर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तो जैसे ये है, तो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलें कि ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक स्क्रीन है। नो, इट्स नॉट द ब्लैक स्क्रीन, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग एज यू कैन सी। ठीक है, इट्स नॉट द ब्लैक बॉडी। ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हैं? तो ब्लैक बॉडी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और इसे हम एक ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, वी विल मेक दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, आप क्या करें, व्हाट यू जस्ट डू आउट इज दैट आप एक सर्किल बनाएं, एक कैविटी बना लें। ठीक है, जस्ट मेक ए कैविटी लाइक दिस और उसके ऊपर एक होल कर दें। ठीक है, और उसके नीचे एक पिंच क्रिएट कर दें। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब कोई भी रेडिएशन अंदर आएगा ना, ठीक है, तो वो यहाँ टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो अंदर ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो जो ये सरफेस होता है, ठीक है, तो फिर ये जो इतना सा जो होल होता है, इस होल को अपन लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये खुद पर पड़ने वाला सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए क्या होता है, जब भी रेडिएशन अंदर आएगा
ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ सरफेस पर पड़ता है वहाँ एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। तो हर बार 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 रिफ्लेक्शन होगा, बार बार एब्जॉर्प्शन होगा, तो धीरे धीरे पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बहुत ही कम रेडिएशन के चांस होंगे कि वो बाहर निकल पाता है। तो हम लोग इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी, जो हमने लैब में क्रिएट किया है। यहाँ से निकलने वाला जो रेडिएशन है इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट हियर, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो वेवलेंथ निकलती है आइडल केस में, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 0 से लेकर लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट वेवलेंथ, ठीक है। मतलब जो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ 0 भी हो सकती है और 0 से लेकर इनफाइनाइट भी हो सकती है। हम आइडल केस में अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो ब्लैक बॉडी है, जो आप होल देख रहे हैं ब्लैक बॉडी का, वहाँ से जो निकलने वाला रेडिएशन होता है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो लैम्डा इक्वल टू 0 से लेकर लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट तक होती है। मतलब वो हर रेंज में वेवलेंथ एमिट करता है, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब आप कोई भी एक बीच में एक वेवलेंथ ले लीजिए, जैसे लैम्डा 1 ले लीजिए, ठीक है। अगर हम लैम्डा 2 ले लेते हैं तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो एनर्जी डेंसिटी होती है हम उसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। ओके, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको अगर ब्लैक बॉडी को अच्छे से समझना है तो आप लोगों को ब्लैक बॉडी को, ठीक है, थोड़ा सा लाइन से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम उसको बोलेंगे जो ब्लैक बॉडी कैविटी से निकलने वाला जो रेडिएशन है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना। और ये ब्लैक बॉडी की कैविटी है, सो दैट इज द कैविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या था, ठीक है, कि एक्चुअली में यहाँ से जब हमने रेडिएशन निकाला था, ठीक है, यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा था इससे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, इफ यू जस्ट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड एनर्जी डेंसिटी एट लैम्डा, ठीक है, तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। कि जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसे सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब डिराइव किया जा सकता है थ्योरेटिकली। क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से डिराइव नहीं किया जा सकता, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था, ठीक है। दैट्स व्हाई द क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली फेल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। So this is the topic of our today's class. स्टूडेंट्स जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी पीडीएफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पीडीएफ से सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू विल एनकाउंटर, ठीक है, अगेन एंड अगेन। एनर्जी डेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी डेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस टी लैम्डा विद इन ए बॉडी और एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब वही ब्लैक बॉडी एनक्लोजर, ठीक है, इज इक्वल टू से इट इज दैट एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, ठीक है, एंड दैट इज द चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा और डी लैम्डा ई लैम्डा के बीच में, तो ये वही एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, गॉट दैट पॉइंट, ठीक है। सो ठीक है, अगर आप टोटल एनर्जी डेंसिटी देखेंगे तो ये होगा टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। That is the fundamental law that you already know, absorption coefficient plus transmission coefficient plus reflection coefficient is equal to 1, okay. Now we will go further. तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस इसलिए बता दी हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है।
नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। ए ब्लैक बॉडी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जो नीचे लिखी हुई डेफिनेशंस को ऑब्जे करे, उसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है एट एनी वेवलेंथ दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। आप ब्लैक बॉडी में कोई भी वेवलेंथ रेडिएशन इंसिडेंट करें, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब वह रेडिएशन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होना चाहिए। किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये तीनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें कि ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए वैसे लैम्प ब्लैक जिसे आप लोग काजल वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में विजिबल रेडिएशन का 96% एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं ब्लैक बॉडी, बट इट्स नॉट द आइडल ब्लैक बॉडी। प्लेटिनम ब्लैक विजिबल रेडिएशन का 98% एब्जॉर्ब करता है, तो आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी, बट इट्स नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आप जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो बहुत मतलब 100% तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, बट जो तब भी से जो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द ब्लैक बॉडी इज द फेरिस ब्लैक बॉडी, जिसे कि हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं। ये है आपकी फेरिस ब्लैक बॉडी। स्टूडेंट्स फेरिस ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था। एक कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर, ठीक है, एक पिंच क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा। अब कोई भी रेडिएशन जब अंदर आता है तो वो ट्रैप हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे ये पहले यहाँ गिरेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, फिर कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब होगा, ऐसे 99.99% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ जो होल है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैविटी रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स, वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लैक बॉडी को हीट कर दें, ठीक है, दैट दिस द ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है। अगर आप इसको हीट कर दें तो इसके होल से रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है, और उस रेडिएशन को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी की ना काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लॉ है दैट इज़ द स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि अगर आप ब्लैक बॉडी जो कैविटी है, ठीक है, उसे अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, अगर आप ब्लैक बॉडी कैविटी को या ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, ठीक है, तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है, या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी स्टूडेंट्स वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसे हम कहते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। दूसरा होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसको आप यहाँ देखेंगे। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है, मैं आपको यहाँ सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए ये ब्लैक बॉडी का रियल स्पेक्ट्रम है। आप देखेंगे कि अगर हम ये दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर ड्रॉ किया गया है, लोअर टेम्परेचर में ये वाला है, हायर टेम्परेचर में ये वाला है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आप नोट करना जो वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग टू द पीक वो एक्चुअली में शिफ्ट हो जाती है। तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पीक जो होती है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। हो रही है ना शिफ्ट, की नहीं हो रही, आप खुद ही देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ब्लैक बॉडी का, तो जो वेवलेंथ होती है विच इज करस्पॉन्डिंग टू द पीक वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इस लॉ को कुछ और नहीं बल्कि हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, और इसी से मिलता है ये, इसे हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, दैट इंक्रीज, ठीक है, सो दैट इंक्रीजेस, सो दैट इज द लास्ट पॉइंट। Now students, now let's see how many scientists tried to explain the black body, ठीक है, कितने साइंटिस्टों ने कोशिश किया। तो इनमें से सबसे पहले आप पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। Let's wait for some time, okay। तो जो वेन था उसने 1986 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को का जो कर्व होता है इस टाइप का,
उसको मैथमेटिकली ड्रॉ करने के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया था। और वेन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो उसने क्लासिकल आइडियाज़ की मदद से किया था, ठीक है। और क्लासिकल आइडियाज़ क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्लासिकल आइडियाज़ के अनुसार लाइट कंटिन्यूस है, ठीक है, और मैटर जो है वो कोई किसी भी अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और मैटर भी किसी भी अमाउंट में रेडिएशन को एमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल आइडिया, क्लासिकल में सब कुछ कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो वेन ने क्या बोला कि जो ब्लैक बॉडी है, मतलब जो हमारी कैविटी है या ब्लैक बॉडी है, वो एटॉमिक स्केल पर बहुत छोटे छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिलकर बनी हुई है, और जो रेडिएशन होता है वो इन्हीं के कारण होता है। मतलब अगर ऑसिलेटर की एनर्जी हाई है और वो लो हो जाए तो जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण हमें रेडिएशन मिलते हैं। उन्होंने ये बोला जो फ्रिक्वेंसी होता है रेडिएशन का वो ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला, वेन ने बोला कि आपका जो मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है रेडिएशन की, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एट सम वेवलेंथ, एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो नंबर ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मतलब रिजोनेटर्स पे डिपेंड करता है। देखो जितने ज़्यादा LHO होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये एज्यूम कर लिया। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मीन्स रिजोनेटर्स जो होंगे, ठीक है, वो ऐसे निकालेंगे, और ये निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इट इज़ द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एनर्जी EI, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है e⁻ EI/kT, जो आप पढ़ चुके हो, उसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, ठीक है। दैट्स सिंपल। तो स्टूडेंट्स वे ने सारे क्लासिकल लॉज को यूज़ किया और उसने ना ये फॉर्मूला निकाला, दिस फॉर्मूला, दिस व्हाट द फॉर्मूला विच वेन्स एक्चुअली फाउंड आउट, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेन्स का रेडिएशन फॉर्मूला और या वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले की मदद से देखेंगे कि इट इज़ ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड द टेम्परेचर T। तो आप एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से SK और इसके बीच में। तो ये जो कर्व मिलेगा ना आपको वो ऐसा मिलता है, ठीक है, समथिंग इस टाइप का मिलता है। बट इस कर्व में, ठीक है, जो वेन से मिला और जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसमें डिफरेंस था, ठीक है। सो देयर वाज डिफरेंस। तो डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, ये वेन का कर्व है, ठीक है, और ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं, ठीक है, ये और जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो एक्चुअल कर्व है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो जो वेन का कर्व है, ठीक है, वो जो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। खास तौर पर जो ब्लैक वेन का जो कर्व है वो सिर्फ लोअर वेवलेंथ पार्ट पर ही एक्सप्लेन करता है, हायर वेवलेंथ पार्ट पर नहीं करता, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखिए स्टूडेंट्स मैं सिर्फ ब्राइफ में बात कर रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू इन ब्राइफ, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेलिक जीन्स की बारी आती है। रेलिक जीन्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने भी एक्चुअली मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश की। जो रेलिक जीन्स था उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि यार यू नो व्हाट कि लोअर वेवलेंथ पार्ट तो एक्सप्लेन हो गया, कुछ ऐसा करें जिससे हायर वेवलेंथ पार्ट एक्सप्लेन हो जाए। तो रेलिक जीन्स ने कुछ और भी आइडियाज़ डेवलप किए, ठीक है, मगर रेलिक जीन्स ने जो भी आइडियाज़ डेवलप किए मतलब लगाए वो भी क्लासिकल ही थे। सो इन्होंने भी क्लासिकल आइडियाज़ और अजम्पशंस क्रिएट किए। तो पहला अजम्पशन वही था, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी बहुत छोटे छोटे LHO से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उनमें ऑसिलेशंस होते हैं जिसके कारण आपको रेडिएशन मिलता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिलता है। क्योंकि ऑसिलेटर की जब एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी होती है तो रेडिएशन एमिट होता है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो वो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, जो कैविटी है उसके अंदर क्या होता है सुपरपोजिशन होता है, तो जिसके कारण स्टेशनरी वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो उसने थ्योरम ऑफ स्टेशनरी वेव्स अप्लाई करके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वाइब्रेशंस कैलकुलेट किए कि कितने होते हैं, ठीक है। अपन लोग इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो रेलिक ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला। तो रेलिक का ये जो फॉर्मूला था आप देखेंगे इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि ई लैम्डा ऐसे फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टेम्परेचर दिख रहा है। हम भी इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा के बीच में और ई लैम्डा के बीच में।
तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा प्लॉट होता है, मतलब अगर आप लैम्डा को 0 करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। मतलब लोअर वेवलेंथ रीजन पर, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। बट ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये एब्सर्ड है, ठीक है। सो दिस prediction, the prediction of ultraviolet catastrophe is wrong which is predicted by the Rayleigh जीन्स, ठीक है। तो रेलिक जीन्स भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो रेलिक जीन्स ने का जो ग्राफ है मैं दिखा देता हूँ। स्टूडेंट जो रेड कलर से देख रहे हैं आप, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और ये जो ब्लू कलर से आप देखेंगे ये आपका रेलिक जीन्स का लॉ है। तो रेलिक जीन्स सिर्फ हायर वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ना तो मेन एक्सप्लेन कर पाया, ना तो रेलिक जीन्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद आता है बारी, ठीक है, प्लैंक्स की, ठीक है। सो प्लैंक ने सबसे पहले अपना एक क्वांटम रूल दिया। प्लैंक का क्वांटम रूल ये था कि जो लाइट होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती है, ठीक है। लाइट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है, ऑफ डेफिनेट एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटोन। तो प्लैंक ने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, तो यहाँ से लाइट ना पैकेट्स के फॉर्म में आती है बाहर, ठीक है, और हर एक पैकेट की डेफिनेट एनर्जी होती है h, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हर एक पैकेट को कहते हैं फोटोन। तो इसने हमें फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट दी, ठीक है। और इसने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो भी लाइट को, ठीक है, किसी भी अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ डेफिनेट अमाउंट में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब एन एच न्यू, ठीक है, जहाँ की उसने बोला एन की वैल्यू इंटीजर है, दैट इज इंटीजर 0 1 2 3, ठीक है। हाँ, 0 अभी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे पता है, बट प्लैंक ने यही बोला था, ठीक है। लेटर इट इज फाउंड दैट ऑसिलेटर कैन नॉट हैव 0 एनर्जी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो सिर्फ फोटोन के इंटीजर नंबर में ही हो सकता है, ठीक है, इंटीजर नंबर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आधा फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो फिर आधा कहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेट अमाउंट में फोटोन एब्जॉर्ब होता है और डेफिनेट अमाउंट में फोटोन क्या होता है, एमिट होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब और एमिट होता है। तो इसने फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ठीक है, प्लैंक ने, कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो बहुत छोटे छोटे LHOs से, मतलब LHOs से मिलकर बनी हुई है, जिसे रिजोनेटर्स कहेंगे, ठीक है, और रेडिएशंस इनमें ऑसिलेशंस के कारण होते हैं, ठीक है। जब LHO अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर जाते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं, और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए, इन्होंने क्वांटाइजेशन यूज़ किया, ठीक है, इन्होंने बताया जो एनर्जी है ऑसिलेटर की वो क्वांटाइज्ड है, तो वो इतनी हो सकती है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन एच न्यू, ठीक है। सो द ऑसिलेटर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके, एक कॉल आया, मैं जस्ट 1 सेकेंड इसे अटेंड करके आता हूँ, ठीक है, वेट फॉर रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, देयर वाज वेरी अर्जेंट कॉल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो फर्दर, ठीक है, हम कहाँ पर थे, यहाँ थे। तो स्टूडेंट्स जो प्लैंक था उसने बोला कि जो ऑसिलेटर हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। सो वी हैव जस्ट रेड हियर द ऑसिलेटर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, दैट इज 0 और इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH न्यू, ठीक है। ऑसिलेटर कैन नॉट हैव, ठीक है, ऑसिलेटर कैनॉट हैव आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ द एनर्जी, ठीक है।
तो उसने ये बोला, सो यू जस्ट प्लीज़ करेक्ट दैट, ठीक है। तो बेसिकली प्लैंक का जो फंडामेंटल पॉइंट था वो ये था कि ऑसिलेटर की एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती है, वो क्वांटाइज होती है। जबकि आप रेलिक जीन्स और बेंस में देखेंगे तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये एजम्पशन लिया था कि ऑसिलेटर किसी भी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी अमाउंट में एनर्जी एमिट कर सकता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ठीक है, जहाँ एन एच न्यू जो है ना वो बेसिकली फोटोन की एनर्जी होती है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर, ठीक है। यहाँ पर जो एच है दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, एन इज द क्वांटम नंबर। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख पाएंगे, ठीक है, प्लीज हैव ए लुक हियर, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ऑसिलेटर्स की अलग अलग एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये ठीक है, देखिए इसको ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो ऑसिलेटर्स के बीच में, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप कितना है, एन एच न्यू, जो कि एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। और ऑसिलेटर अगर फॉर एग्जांपल इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो क्या होगा, ठीक है, रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, सो दैट विल एमिट द रेडिएशन। और अगर एब्जॉर्ब करता है तो क्या करेगा, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, दैट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। नाउ लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स। जबकि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है कि क्लासिकल सिस्टम में क्या होता है। जबकि क्लासिकल सिस्टम में जो एनर्जीज होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है, दैट यू कैन वेरी इजीली सी दैट, ठीक है। जबकि प्लैंक ने बताया कि ऐसा नहीं होगा, जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी एनर्जी डिस्क्रीट है और क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी जस्ट गोइंग फर्दर। द फोर्थ पॉइंट इज दैट, ठीक है, the energy exchange occurs in a quantized manner in units of NHU, that is very important thing। प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी एक्सचेंज, जो लाइट और मैटर के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है, लाइट एंड मैटर, ठीक है, लाइट होती है और मैटर होता है, ठीक है, उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो इसी यूनिट में होता है, इट हैपन्स इन द यूनिट्स ऑफ एच न्यू, ठीक है। मतलब इसके इंटीजर मल्टीपल्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इसी के इंटीजर मल्टीपल्स में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। मतलब एनर्जी एक्सचेंज डिस्क्रीट अमाउंट्स में होता है, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली द नॉन क्लासिकल assumption, ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेन्स द एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इन क्वांटाइज्ड फैशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो फर्दर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ लास्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो प्लैंक ने एक और ही बात बोली थी कि जो हमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स फाइंड करना है, मान लीजिए किसी ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी है, ठीक है, तो ऐसे कितने ऑसिलेटर्स होंगे, तो इसे क्लासिकल बोल्ट्जमैन लॉ से निकाला जाता है, ठीक है, दैट यू कैन सी एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने भी बाकी लोगों की तरह एक रेडिएशन फॉर्मूला निकाला जहाँ ई लैम्डा वाज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टेम्परेचर टी, ठीक है। तो प्लैंक ने यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट किया और इसने भी एक ग्राफ ड्रॉ किया लैम्डा के बीच में और ई लैम्डा के बीच में। एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात ये थी कि जो प्लैंक ने जो फॉर्मूला बनाया अपने क्वांटम आइडियाज़ की मदद से, वो पूरी तरह से, ठीक है, ब्लैक एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ कॉन्साइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये था कि हमारा जो वर्ल्ड का जो नेचर, मतलब हमारा जो नेचर का बिहेवियर है एट द एटॉमिक लेवल वो डिस्क्रीट है, ठीक है, वहाँ पर एनर्जी एक डेफिनेट अमाउंट में ही एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है। इसके साथ ही इस लाइट का फोटोन, मतलब फोटोन थ्योरी जो है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वैसे आप लोग चाहें तो इसका देखिए डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। प्लैंक का जो ऑसिलेटर है उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो इतनी होती है, आप इसे याद रखें, ये सीएसआई यूनिट के लिए ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। प्लैंक का रेडिएशन फॉर्मूला ये है, ठीक है, दिस इज द रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक। तो प्लैंक ने रेडिएशन फॉर्मूला दिया और इसकी मदद से जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ था जैसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, ठीक है, इट वाज 100% सेम। मेरे कहने की मतलब सॉरी ये है कि इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएशन रहेगा क्योंकि हमारे भी एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खामियां हैं, मगर ऑलमोस्ट इट्स कॉन्साइडेड, इट ऑलमोस्ट कॉन्साइडेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो प्लैंक का लॉ है ना, इसकी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप वेवलेंथ को छोटा कर दें, ठीक है, तो ये लॉ बहुत ही आराम से वेन्स रेडिएशन फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। और अगर आप लैम्डा को लार्ज करें, ठीक है,
ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आपके रेलिक जीन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप वेवलेंथ को लो करेंगे तो आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला सॉरी वेन्स रेडिएशन फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं इसमें अंदर घुस कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ लेना। पीडीएफ में नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दूसरा है ये वाला। ठीक है, अगर आप वेवलेंथ को हाई करते हैं तो आपका जो रेडिएशन फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है आपके रेलिक जीन्स लॉ में। मतलब जो प्लैंक का वर्क था वो एक जनरल वर्क था एंड दैट वाज वंडरफुल वर्क। ठीक है, दैट वाज ए वंडरफुल वर्क। ठीक है, डन बाय द प्लैंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख पाएंगे जो प्लैंक का लॉ है, द प्लैंक लॉ, अगर आप वेवलेंथ को छोटा करते हैं तो इट रिड्यूसेस टू द वेन्स लॉ, अगर आप वेवलेंथ को बड़ा करते हैं तो इट रिड्यूसेस टू द रेलिक जीन्स लॉ। ठीक है, ये डेरिवेशंस आप लोगों को खुद से करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं डेरिवेशंस कितना भी करा लूँ उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न ये है क्योंकि डेरिवेशन जब खुद से करते हैं ना तभी समझ में आता है अच्छे से। ठीक है, मेरे करने से कोई मतलब नहीं है। जो डेरिवेशन यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है पीडीएफ में वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोग खुद से पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए तो मुझसे बता देना। ठीक है, ओके, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मेरा नंबर वगैरह सब दिया, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कुछ क्रिटिसिज्म में बात करेंगे। प्लैंक हाइपोथेसिस के कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे प्लैंक ने बोला हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी E/H/nu बोला, तो उसने बोला कि n 0 भी हो सकता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 0 भी हो जाएगी, है ना। तो ये गलत था एक्चुअली में। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये बात देखी गई बाद में कि जो ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी होती है, मतलब कुछ भी हो जाए ऑसिलेटर की एनर्जी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इट वाज लेटर फाउंड, जब लेटर डेवलपमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, तो इट इज़ फाउंड दैट द ऑसिलेटर हैज़ दिस मच एनर्जी एंड इट इज़ नॉट 0। ठीक है, आप n को 0 कर भी देंगे तो 0 नहीं होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो प्लैंक है, ही प्लैंक ट्रीटेड द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इनसाइड द क्वांटिटी इनसाइड द cavity was as quantized, but the radiation within the cavity was as a continuous wave। ठीक है, तो यहाँ पर प्लैंक में एक और खामी थी। ठीक है, वो ये था कि प्लैंक ने जो ऑसिलेटर की जो एनर्जी थी उसे तो क्वांटाइज्ड बोला। ठीक है, बट जो रेडिएशन था इनसाइड द कैविटी दैट वाज, ठीक है, दैट वाज ए कंटिन्यूस वेव। ठीक है, हाउएवर द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर, ठीक है, मैटर मीन्स ऑसिलेटर, ठीक है, एंड द radiation occurred in quantized fashion again। ठीक है, अगेन क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्या है। देखिए आप लोग ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्रिटिसिज्म बता देता हूँ। एक्चुअली ना मैं ना जो प्लैंक था उसने ना क्लासिकल बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ किया था। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द क्वांटम वन। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्चुअली द क्वांटम वन। ठीक है, क्वांटम वन नहीं है, इट इज़ नॉट द क्वांटम वन, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। ठीक है, ओके, आई थिंक या यू हैव टू, मैंने सिर्फ इतना ही क्रिएट किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ब्लैक बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है। फाइनली मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन। स्टूडेंट्स फाइनल कंक्लूजन ये मिलता है, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, उससे फाइनल कंक्लूजन हमको ये मिलता है स्टूडेंट्स की जो लाइट है उसका जो नेचर है दैट इज़ डिस्क्रीट। ठीक है, लाइट जो है वो रियली में फोटोन्स के रूप में एमिट होती है। ठीक है, ये हमें पता है। लाइट और जो फोटोन्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं लाइट एक्चुअली में वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स की इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लाइट शो करती है, एज वी नो इट फ्रॉम द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। तो लाइट के दोनों नेचर हैं। ठीक है, इट हैज़ द पार्टिकल नेचर एज वेल इट हैज़ द वेव नेचर। तो एक तो इस बात का पता चल जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है, ठीक है, वो ये पता चलती है कि जो मैटर होता है और लाइट, मतलब जो रेडिएशन होता है, ठीक है, इनके बीच जब इंटरेक्शन होता है ना तो वो क्वांटाइज्ड फैशन में होता है। मतलब लाइट मैटर को एनर्जी देती है क्वांटाइज्ड फैशन में, मैटर लाइट एमिट करता है क्वांटाइज्ड फैशन में। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मैटर ही लाइट क्रिएट करता है। ठीक है, जो मैटर होता है उसके अंदर जो ऑसिलेटर्स होते हैं, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं तो जो मैटर होता है, ठीक है, वही एक्चुअली में लाइट को एमिट करता है, बट ये
डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट करता है, बट इट एमिट्स इन द डिस्क्रीट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और जब यही फोटोन्स मैटर पर गिरते हैं तो मैटर के अंदर जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं। मतलब मैटर, ब्लैक बॉडी इज द क्रिएटर ऑफ द रेडिएशन एंड ऑल्सो द एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। एंड द रेडिएशन इज एमिटेड इन द क्वांटाइज्ड फैशन, ठीक है। तो हमें एक फंडामेंटल लॉ पता चलता है नेचर का, दैट एट सब एटॉमिक लेवल्स द नेचर इज एक्चुअली डिस्क्रीट, ठीक है। ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें ये चीज़ वेरीफाई की। इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, देन कम्पटन स्कैटरिंग एंड देयर आर सम मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट दैट लेटर, बट आज के लिए इतना ही है और आज के लिए आपको इतना ही जानना है। लेटर देयर वाज लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, डी ब्रोगली आया, उसने बोला कि लाइट ही डुअल नेचर की नहीं होती है। इनफैक्ट इस दुनिया में हर एक पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है, मतलब हर एक पार्टिकल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो आप डी ब्रोगली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ करेंटली, ठीक है, आप लोगों को इतना ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय बाय। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।